आज हम सुपर कंप्यूटर को जानते हैं, एक हाई एंड गेमिंग कंप्यूटर, फास्टर कंप्यूटर के ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन आपको पता है कंप्यूटर को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है? हमारे जो साइंटिस्ट रहे जिन्होंने कंप्यूटर बनाया है उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है कंप्यूटर को बेटर बनाने के लिए, फास्टर बनाने के लिए। अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। यहाँ पे मैं आज आपको कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन हुई हैं उनमें जो जो कंपोनेंट यूज़ हुए हैं उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ। साथ में कंप्यूटर कैसे होते थे, कैसे उनके ऊपर काम किया जाता है, ये सब आपको समझाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, कंप्यूटर की जो जनरेशन है इसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की वो 1940 से 1950 के बीच में है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था एज ए प्रोसेसर। ऐसी सेकंड जनरेशन आई थी 1950 से 1960, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ऐसी थर्ड जनरेशन 1969 से 1970 के बीच में है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का यूज़ किया गया। और ऐसी फोर्थ जनरेशन 1970 से लेके अभी तक कई कंप्यूटर देखने को मिलते हैं फोर्थ जनरेशन की, जिसमें प्रोसेसर का यूज़ किया गया। ऐसे जो फिफ्थ जनरेशन है जो आज के टाइम में आप चलाते हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जिसमें प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सभी जनरेशनों को डिटेल से जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की। तो ये जो जनरेशन आई हमारी 1940 से 1950 के बीच में, जिसमें जो मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब। ये जो आप देख रहे हैं ये वैक्यूम ट्यूब है दोस्तों, जो कंप्यूटर का ब्रेन था, जो सारी कैलकुलेशन करता था, सारे के सारे प्रोसेसिंग करता था। एज ए प्रोसेसर ये वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। इसमें डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम या मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ये जो मैग्नेटिक टेप है जो साइज़ में इतनी बड़ी होती थी, जो हमारा बहुत ही कम डाटा स्टोर करती थी, ऑलमोस्ट 20,000 करैक्टर जो है ये स्टोर करती थी। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती थी, तो इसमें मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर काम किया जाता था, मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम किया जाता था, जिसमें 0 1 1 0 ऐसी डिजिट से काम किया जाता था। क्योंकि कंप्यूटर जो है, मशीन जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझती है 0 1 1 0 की फॉर्म में, तो इस पर काम करना बहुत ही मुश्किल होता था। इसकी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करती थी इस जनरेशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता था। बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से ये ज़्यादा हीट भी जनरेट करता था। इसकी साइज़ की बात करें तो दोस्तों ये बहुत स्लो भी था और इसका साइज़ बहुत बड़ा था, एक पूरे रूम की जैसे इसका साइज़ था। और इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइस था, इसमें पंच कार्ड या पेपर टेप का यूज़ किया था। अब आप सोचें कि ये पंच कार्ड क्या होता था? आज के टाइम में तो कीबोर्ड माउस यूज़ किए जाते थे, है ना? तो उस टाइम पे दोस्तों ये पंच कार्ड होते थे जो डाटा इन आउट करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसी की मदद से हम कंप्यूटर में डाटा इन करते, तो इसमें छोटे छोटे होल दिए जाते थे डाटा को समझने के लिए, है ना, डाटा इन करने के लिए, आउट करने के लिए, ये इस तरीके से होते थे। ठीक है, ये पंच कार्ड है जिससे कि हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इन करते थे। इसके बाद दोस्तों उस टाइप की जो कंप्यूटर है वो हमारा ENIAC, यूनिवैक 1, IBM का 650, IBM का 701 एक्स्ट्रा ये कंप्यूटर है, जिसका ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये हमारे दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, जिसमें देखो कितनी सारी वैक्यूम ट्यूब लगी हुई हैं, है ना। यहाँ पे देखो ये हमारा डाटा इन आउट के लिए ये पंच कार्ड, पंच टेप जो है दी हुई है ना। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। ऐसे ही हमारे ये जो कंप्यूटर हैं ये भी हमारे IBM के हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो इसमें काम करना बहुत ही मुश्किल था दोस्तों। क्या काम कर लेते हैं ना, कोई आज के टाइम में तो हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे टास्क कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, तो उस टाइम में ये काम करना बहुत ही मुश्किल है, बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर काम करें। लेकिन उस टाइम में ये बहुत बड़ा काम था कि ये कंप्यूटर बना दिया, है ना। तो उसके बाद दोस्तों हमारी ये जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के, वो एटलीस्ट 100 डिफरेंट कंप्यूटर हमारे बने थे 1942 से लेकर 1963 तक। ये 100 कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के बेस पे। बात करते हैं दोस्तों सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की, तो ये 1950 से 1960 के बीच में आए। तो इसमें दोस्तों मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ये जो ट्रांजिस्टर दोस्तों, इसमें 3 लेग होती हैं, हमारा बेस कलेक्टर, अमीटर, ये सारा प्रोसेसिंग का काम करता था।
तो इसमें जो डाटा स्टोर के लिए वही सेम मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया था, साथ में मैग्नेटिक डिस्क भी यहाँ पे आ गई। तो ये मैग्नेटिक डिस्क इस तरीके की होती है जैसे वीसीआर की या वो डेक की जो कैसेट आती थी, उस तरीके से ये भी एक मैग्नेटिक टेप होती है। ठीक है, तो इसमें डाटा स्टोर होने लगा। तो पहले के जो पहले जनरेशन के कंपैरिजन यहाँ पे डाटा ज़्यादा स्टोर होने लगा। ये जो डाटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबलिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया। अल्फ़ाबेट थोड़े ऐड हो गए न्यूमेरिकल के साथ, कुछ छोटी मोटी प्रोग्रामिंग करके जो है कोड बनाए गए, है ना। ये जो कोड से हमारा जो है काम करना थोड़ा सा आसान हो गया, ज़्यादा आसान नहीं, जैसे हम काम कर सकते हैं वैसे यहाँ पे काम करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो सेकंड जनरेशन में असेंबलिंग लैंग्वेज आ गई। तो यहाँ पे जो पावर की बात करें और साइज़ की बात है तो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन यहाँ पे थोड़ी सी कम कंजप्शन हुई और इसका साइज़ भी काफ़ी कम हो गया, है ना। साइज़ कम हो गया, पावर कंजप्शन कम थी, तो इसमें जो हीट निकलती थी, जनरेट होती थी, वो भी थोड़ी सी कम होगी। ये देखिए, तो जो साइज़ की बात करें दोस्तों, इस तरीके के कंप्यूटर, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, थोड़ा सा साइज़ भी है कम है और देखने में भी थोड़े से बेटर लग रहे हैं। ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है, इसमें असेंबलिंग लैंग्वेज आ गई, थोड़े कोड कार्ड से ये काम किया जाता था इस पर। तो इसकी स्पीड भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब की जगह पे, तो साइज़ थोड़ा सा कम हो गया। तो इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जगह पंच कार्ड, वही पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये पंच कार्ड जो डाटा इन आउट करने के लिए ये जो आता था, है ना, इस तरीके से कंप्यूटर में जो है डाटा इन किया जाता, काम किया जाता था कंप्यूटर पे। और इस टाइप के जो कंप्यूटर जैसे IBM का 1401, IBM का 7090, ऐसे 7094 और यूनिवैक का 1107X, ये उस जनरेशन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है जी, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है इस तरीके से। ओके, ये अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की। तो ये जो जनरेशन आई थी थर्ड जनरेशन, ये 1960 से 1970 के बीच में आई। तो इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का यूज़ किया। दोस्तों आईसी जो है ट्रांजिस्टर से मिलके बनाई जाती है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला के आईसी बना दी। तो इसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा हो गया। यहाँ से बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगते थे, उसकी जगह पे एक आईसी लगाई जाती है ये। ठीक है, बहुत सारी आईसी यहाँ पे आ गई, जिसकी वजह से कंप्यूटर थोड़े फास्टर भी हो गए। इसमें दोस्तों मेमोरी के लिए लार्ज मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया। कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक कोर टेप आई थी, डिस्क आई थी, वो काफ़ी साइज़ जो है स्टोर करने लगी, काफ़ी डाटा स्टोर होता था ये। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक टेप की इमेज है। इसमें दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज सिस्टम यहाँ पे आ गया, जिसमें अपना फोर्ट्रन, बेसिक, पास्कल, कोबल, ये लैंग्वेज हमारी थर्ड जनरेशन में आई। इसकी वजह से कंप्यूटर में प्रोग्राम बनना शुरू हो गए, कंप्यूटर में काम करना आसान हो गया, ग्राफिकल इंटरफेस आ गया, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बन गए, हल्का फुल्का काम करना इसमें बहुत ही आसान हो गया, है ना। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे आ गई। ठीक है, जो आज आप देखते हैं ना कि जावा, पाइथन, PHP लैंग्वेज, C++ और एक्सेल, विजुअल, ये जो लैंग्वेज आप देखते हैं ये आज के टाइम में, लेकिन उस टाइम में हमारी आई थी फोर्ट्रन, कोबल, पास्कल, ये वाली लैंग्वेज चलती थी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों साइज़ जो है काफ़ी स्मॉल हो गया और कंप्यूटर सस्ते भी हो गए। फर्स्ट जनरेशन तो बहुत महंगी थी, ऐसे ही सेकंड जनरेशन उससे सस्ते हुए, थर्ड जनरेशन उससे भी सस्ते हो गए। ठीक है, और मोर एफिशिएंट था सेकंड जनरेशन से ये वाले, क्योंकि इसमें दोस्तों लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आई थी, आईसी आ गई थी इसमें। ये हमारा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसका साइज़ भी काफ़ी कंपैटिबल है ना, काम करना इस पर बहुत आसान हो गया ये। तो इसकी स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हुई, है ना, काफ़ी रिलायबल था एज़ कम्पेयर टू हमारी सेकंड जनरेशन। ठीक है, और इसमें जो कंप्यूटर आए थे वो IBM का 360, IBM का 370,
PDP का 11, यूनिवैक का 1108 सीरीज एक्स्ट्रा, ये हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर की आई थी ये 1970 से लेके अब तक चली रही है। बहुत सारे आपको पुराने कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। तो ये 1970 में आई थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। तो इसमें दोस्तों जो VLSI का यूज़ किया गया, एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें दोस्तों VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है एक सिंगल चिप पे डाल दिए, जिसको माइक्रो चिप कहा गया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला के एक चिप तैयार की, जिसको हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। इसमें मेमोरी जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ की है, जिसमें हम रैम और रोम जानते हैं। इसमें रैम और रोम का यूज़ किया गया एज ए मेमोरी। इसमें दोस्तों रैम जो होती है हमारी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में टेम्पररी स्टोरेज के लिए हमारे प्रोग्राम को, डाटा को। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो हमारी रैम होती है। ये तब तक डाटा को स्टोर करके रखते हैं जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है, इसमें रैम के अंदर जो डाटा स्टोर है ये क्लीन हो जाता है। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये कंप्यूटर की रैम है। पुराने टाइम में जो फोर्थ जनरेशन आई तो काफ़ी कम डाटा स्टोर होता है इसमें MB के हिसाब से डाटा स्टोर होता है, 2 MB 4 MB 8 MB है ना, ऐसे ही 16 MB। तो बहुत कॉस्टली होती थी, 256 MB 128 MB ऐसे ही डाटा स्टोर होता था उसमें। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में तो हम GB के हिसाब से डाटा स्टोर करते हैं, 4 GB 8 GB 32 GB है ना। तो आज काफ़ी फास्ट है, उसकी तो स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उस टाइम की रैम कुछ इस तरीके से होती थी। तो इसमें दोस्तों रोम जो होती है, रोम एक रीड ओनली मेमोरी होती है। ये भी एक डाटा स्टोरेज का टाइप है, डाटा स्टोरेज एलिमेंट है जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए, परमानेंट प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो डाटा को रिटेन करके रखती है जब तक कि कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए, तब भी इसमें डाटा सेव रहता है। कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो इसमें डाटा नहीं जाता, सेव रहता है। ठीक है, तो ये हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मेमोरी यानी कि रैम में डाटा क्लीन हो जाता है, सिस्टम ऑफ होती है, लेकिन इसमें कोई डाटा लॉस नहीं होता है, डाटा हमारा सेफ रहता है। ठीक है, तो ये आप देखते हैं कंप्यूटर में एग्जांपल के तौर पे आज के टाइम में जो हम बायोस जानते हैं एक है ना, तो ये बायोस चिप, प्रोग्रामिंग चिप, फर्मवेयर चिप, ये परमानेंट डाटा को स्टोर करके रखती है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को परमानेंट डाटा स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये रोम होती थी। इसके बाद दोस्तों इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, जैसे पाइथन, C, जावा स्क्रिप्ट, रन, कोटिन, एक्स्ट्रा, जो आज हम चलाते हैं ना, ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है ना। सारे सॉफ्टवेयर बन गए, मल्टीमीडिया सिस्टम अच्छा हो गया, वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, ये डाटा शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हो गया, कंप्यूटर पे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए। ये जो आप देख रहे हैं ना जावा है ना, C++, PHP, ये जो आजकल की जो लैंग्वेज है ये हमारी इस जनरेशन में आ गई, काफ़ी बढ़िया था। इसका साइज़ काफ़ी स्मॉलर और चिपर था, मोर एफिशिएंट था एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो आप देख रहे हैं ये थर्ड जनरेशन हमारे कंप्यूटर की, ये जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे कंप्यूटर आपके घरों में भी होंगे, आपने देखे भी होंगे, आपके ऑफिस में भी होंगे। ये जो कंप्यूटर हैं है ना, ये हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो इसकी जो स्पीड है काफ़ी इम्प्रूव हुई, एक्यूरेसी थी इसमें, रिलायबिलिटी थी एज़ कम्पेयर टू हमारी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए दोस्तों कीबोर्ड का यूज़ किया गया, पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ किया, माउस का यूज़ किया गया, ऑप्टिकल स्कैनिंग का यूज़ किया, मॉनिटर, प्रिंटर, जो आज हम यूज़ करते हैं ये सारे डिवाइस हमारे फोर्थ जनरेशन में आ गए, यहाँ पे यूज़ होने लगे। इसमें दोस्तों नेटवर्किंग कर सकते थे, हमने एक कंप्यूटर को ग्रुप में जोड़ सकते थे, उसमें डाटा शेयर कर सकते थे है ना, एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते थे। तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन में आ गया। ठीक है, एक नेटवर्क में हम उसको चला सकते थे। इसमें दोस्तों IBM के PC स्टार 1000 है ना, 1000, एप्पल 2, एप्पल मैकिनतोश, ये सारे कंप्यूटर आएंगे। लेकिन ये जो कंप्यूटर दोस्तों आज के टाइम से तो काफ़ी कॉस्टली होते थे ये। अब बात करें दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है ये आज के टाइम में चल रहे हैं, जो आप चला रहे हैं देख रहे हैं, ये आजकल के जो कंप्यूटर ये हमारा फिफ्थ जनरेशन के हैं। ठीक है,
5th जनरेशन के जो कंप्यूटर है इसमें मेन जो कंपोनेंट यूज़ किया जा रहा है ये है हमारा प्रोसेसर। ये जो आप देखते हैं जैसे इंटेल का, AMD का, i7, i5, राइजन 3, राइजन 5, 7 है ना, इंटेल का जो है i9 तक। ये जो कंप्यूटर के जो ये प्रोसेसर है ये आज के टाइम में जो मेन एलिमेंट है, ठीक है। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन बेस है और इसमें यूज़ किया जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी और पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड इसमें आ गया। अब इससे हुआ क्या दोस्तों, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक सिंगल माइक्रोचिप में आ गए। अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन की मदद से मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, पता नहीं कितने ट्रांजिस्टर से एक प्रोसेसर बन गया और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड आ गया। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड जो है ये यूज़ किया जाता है 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर को टू रन टास्क सिमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम में 2 से 4 से जितने मर्जी प्रोसेसर की मदद से आप प्रोग्राम चला सकते हैं। मतलब एक टाइम पे आप काम भी कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट भी कर रहे हैं, एक टाइम आप डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, एक साइड आप जो है वीडियो रेंडरिंग भी कर रहे हैं, वीडियो देख भी रहे हैं, तो मल्टीपल टास्क आप कर सकते हैं। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड होता है, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की मदद से आ गया। तो ये काफ़ी फास्ट होते थे, जैसे आप देखते हैं ना उसमें सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर है ना, ऑक्टा कोर है ना। कंप्यूटर में कोर कितनी है, थ्रेड कितने हैं, आप देखते हैं ना मैक्सिमम 32 कोर, 64 कोर। ये आजकल के कंप्यूटर में इतनी कोर आने लगी, मतलब उसमें जितनी ज़्यादा कोर होंगे उतने प्रोग्रामिंग आप रन कर सकते हैं। तो ये हमारी 5th जनरेशन में आई, आजकल के जो कंप्यूटर है उनमें आ गई। तो इसमें जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही कंप्यूटर समझता है। आप कंप्यूटर को बोल के टाइप कर सकते हैं, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करके देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आ गई कंप्यूटर में, तो ये हमारी लैंग्वेज को समझने लगा। हम जो भी इसमें टाइप करेंगे वो जो भी लिखते हैं इसमें लिखा जाता है ना। इसमें पावर कंजप्शन बहुत ही कम है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर में देखो सेविंग मोड आ गया। हम कंप्यूटर पे काम नहीं है तो हमारा सिस्टम जो है सेविंग मोड पे चला जाता है, उसमें हमारी सिस्टम की एनर्जी सेव होती है और इसमें हीट तो होती नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों कितने कूलिंग सिस्टम आ गए है ना, अच्छे अच्छे फ़ैन आ गए, इसमें साइज़ कम है, चिप आ गई, तो इसमें काफ़ी थर्मल सिस्टम है, काफ़ी अच्छा कूलिंग सिस्टम होता है, इसलिए ये ओवरहीट नहीं होता। ऐसे दोस्तों इसकी जो स्पीड है रिमार्केबल है, इम्प्रूव इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसमें कि स्पीड अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी आप स्पीड ले सकते हैं। एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 4th जनरेशन से। आपने देखे आजकल के जो कंप्यूटर है काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एडवांस है और आगे आगे और भी फास्ट प्रोसेसर आ रहे हैं, कंप्यूटर और भी बढ़िया होते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही साइज़ जो आप देखते हैं, एक पोर्टेबल साइज़ आ गया, एक स्मॉल साइज़ आ गया, आप उसको कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं। और स्टोरेज कैपेसिटी तो पूछिए मत, इतना डाटा स्टोर कर सकते हैं आप, टेराबाइट तक डाटा, पेंटाबाइट तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं आज के टाइम में, ठीक है। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस दोस्तों कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड, टच पैड है ना, लाइट पेन, पेन, जॉयस्टिक, आप माइक की मदद से, वेब कैमरे की मदद से, मतलब जैसे मर्जी जो मर्जी डिवाइस उस पर लगा सकते हैं। इतनी इंटेलिजेंसी है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आज जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर चला रहे हैं ये हमारा 5th जनरेशन के, ऐसे ही लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन दोस्तों ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो आजकल के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं, जो आप चला रहे हैं। ये काफ़ी एडवांस, काफ़ी फास्टर, काफ़ी रिलायबल हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर और उसकी जनरेशन जिसके बारे में मैंने आज को बताया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।